केपी के क्लास 9th चैप्टर नेम मैट्रिसेस, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि जी फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। अब अगर आप देखें तो एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रोज़ हैं और इसमें 1 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो 3/1 है। जबकि अगर हम इस दूसरे मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर जो है कितनी रोज़ हैं जी, 1 एंड 2। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रोज़ का होता है, तो 2 रोज़ हैं और कॉलम्स हैं 1, 2 एंड 3। अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच करने चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो कॉलम है वो एक ही है और इसके अंदर जो रोज हैं वो 2 हैं, इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल है जी, इस तरह से, ठीक है। इसको हम लिखेंगे बिकॉज के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। और वहाँ पे चले मैं फर्स्ट मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये इसका रीज़न है जिसकी वजह से हम इनका प्रोडक्ट जो है वो हासिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं इसे। चलें यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग भी बना लेते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो ए मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो के अंदर 6 और -3 और सेकंड रो के अंदर 5 एंड -2 लिखा हुआ है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने से पहले चेक किया जाता है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं इस मैट्रिक्स का। हम इसकी एंट्रीज को लिखते हैं 6, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा -3 एंड यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। अब पहले डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, जब एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को तो 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 आ जाएगा, चूँकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे चूँकि डिफरेंस लिया जाता है एक्सपेंशन में डिटर्मिनेंट की, और 5 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा, यहाँ पे हम -15 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए -12 में प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे 15 को तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि नॉन ज़ीरो है। इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का जो है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इट्स मीन कि ये नॉन सिंगुलर है। इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, सॉरी इसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट कर सकता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम इससे नेक्स्ट जो एडजॉइंट वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट के लिए आपको पता है कि जो मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको हम आपस में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। यानी 6 की जगह -2 आएगा और -2 की जगह 6 आएगा, ठीक है। और इन दोनों जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज, इनके साइन चेंज करते हैं। अगर ये +5 था तो -5 हो जाएगा, और ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब जो ए इन्वर्स है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा जी, आप हर एंट्री को इस मतलब इक्वेशन के लिहाज से, अगर 1 इक्वेशन के लिहाज से देखें, क्योंकि हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यानी हम यूं कहेंगे कि इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगी इस तरह से कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो लिखकर -2 जिस -5, 3, 6 ये लिखकर आपने हर एंट्री को किससे डिवाइड करना होगा, डिटर्मिनेंट से, और वो है 3, ठीक है। तो अब जो ए इन्वर्स का आंसर आएगा वो हम ऐसा लिख देंगे कि फर्स्ट जो एंट्री है, इसको चले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे, कि जो ए है यहाँ पे -2 को भी 3 डिवाइड करेगा तो -2/3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। -5 को 3 से डिवाइड करेंगे -5/3 ही रहने दूंगा मैं, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस ए गिवन जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स जो है, मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व दिस सिस्टम। हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है, इन 2 वेरिएबल को सिंप्लीफाई करना है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर जो है 2 है। अब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा,
और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आप ये करते हैं कि अरेंज करते हैं दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल्स वाली टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के सामने लिखते हैं, ठीक है। यानी मैट्रिक्स हम बनाएंगे इसका, तो पहले तो हम बनाएंगे जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है जिसे हम ए मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसमें x के कोफिशिएंट में 2 और सेकंड इक्वेशन में 5 है वो लिखेंगे। y के कोफिशिएंट्स लिखें तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में 5 है और सेकंड में -2 है वो आप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। चलें इसको मैं इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं इसमें पहले x आएगा और बाद में y आएगा, चूँकि अरेंजमेंट हमने इस तरह से की हुई है कि पहले x वेरिएबल आ रहा है टर्म में और फिर बाद में y आ रहा है। और इक्वल्स टू यहाँ पे हम कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स में फर्स्ट इक्वेशन का है 9 और सेकंड का है 8, ये हम लिख देंगे इस तरह से। तो ये बन गया मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसको हमने कहा था ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है अननोन मैट्रिक्स और ये है बी। बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तब ये सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, इन नंबर्स को डिटर्मिनेंट्स वाली ब्रैकेट्स में लिख देंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को यहाँ पे मैं क्लोज भी कर देता हूँ। अब इसे एक्सपेंड करने का जो तरीका है वो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 2 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो -4 आएगा और इनका डिफरेंस लेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट के साथ। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें 5 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 25 आ जाएगा, यानी -4 एंड -25, तो ये बनता है -29, ठीक है। तो ये आ गया ए डिटर्मिनेंट जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या करना है, हमने बाय क्रैमर्स रूल, मैं यहाँ पे जो है क्रैमर्स रूल जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और इस रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं, हम इस रूल के मुताबिक ये करते हैं कि जो x वेरिएबल है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि जो a मैट्रिक्स हमने बनाया है इसका हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ax बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम जो है वो a मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ। इसी तरीके से जो y है वो किसका फाइंड होगा, ay मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे a मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। अब a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें कैलकुलेशन करनी है ए एक्स मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जाएगा, इसमें आपने जो ए मैट्रिक्स है उसका एक्स के जो कोफिशिएंट आए हैं वो नहीं लिखने हैं, ठीक है। यानी कि उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि एक्स के कोफिशिएंट 2 और 5 हैं, ये नहीं आएंगे, यहाँ पर 9 और 8 आएगा, जबकि 5 और -2 जो वाई के कोफिशिएंट हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो 9 8 हम पहले लिखते हैं, चलें यहाँ पे आएगा 9 8, ठीक है, 9 एंड 8, और उसके साथ जो है जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो 5 और -2 आएंगे, ठीक है, 5 एंड -2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, तो 9 -2 से मल्टीप्लाई होगा -18, डिफरेंस लेंगे इनका किसके साथ, 8 के 5 के प्रोडक्ट के साथ, वो बनता है 40, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप देखें तो दोनों नेगेटिव में वैल्यूज, तो -58 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम x को देखें तो x क्या बना, ए एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आई है -58, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे, जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो कितनी आई थी, -29 आई हुई है, ठीक है, ये लिखी हुई है -29, ये हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी, -29। तो देखें 29 के टेबल में अगर आप, तो 29 1s आर 29 एंड 29 2 टाइम 58, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव के पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि जो x है वो क्या आ गया है, 2 आ गया, ठीक है। x हमें फाइंड आउट हो गया है। अब हमने y फाइंड करना है। अब y के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, हम ए वाई जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, उसकी वर्किंग कर लेते हैं। अब हम ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए आप डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपने जो x कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहने देने जो a के थे, और y वाले जो कोफिशिएंट है उनमें 9 और 8, यानी जो बी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज लिखनी है। अगर आप ऊपर देखें तो b की एंट्रीज क्या थी, 9 एंड 8 थी, वो आपने लिखनी है।
जबकि एक्स की जो कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स कोफिशेंट्स की वैल्यू जो है एक्स वेरिएबल की, वो है 2 एंड 5, वो आपने इसमें एज इट इज़ रहने देनी है। तो 2 और 5 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 2 और यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, पहले 2 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो +16 आ जाएगा। इसका डिफरेंस लेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 ज़ार कितना होता है जी, ये 45 होता है, ये आ जाएगा। अब 45 में से अगर 10 माइनस करो 35, 35 में से 6 माइनस करो तो 29 आता है, -29। तो आपको जो ए वाई की वैल्यू मिल रही है वो -29 मिल रही है। इसका मतलब जो वाई वेरिएबल है, जो कि ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल था, यानी कि -29 इसकी अपनी वैल्यू है। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप देखें तो मैंने भी ऊपर आपको बताई थी, वो भी कितनी थी, -29 थी, ठीक है। वो हम इसमें दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको दर्ज कर लेते हैं -29, तो आप देखें कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। और 29 29 29 1 ज़ार 29, 29 1 ज़ार 29। तो आपको जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 1, ठीक है, वो मिल रही है 1। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें जो ऑर्डर पेयर मिल रहा है उसमें x जो है, सीसा जो है, उसकी वैल्यू 2 है, वो आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पे। और y की जो वैल्यू वो 1 है, यानी ये ऑर्डर पेयर जो है वो आया है। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है 2 और 1, ये करेक्ट है या नहीं। यानी x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करने से हमारी गिवन इक्वेंस ट्रू शो होनी चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर हम इसे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, x की जगह जब आप 2 पुट करेंगे और y की जगह 1, तो ये 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5, यानी 4 + 5 9 बन जाता है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ट्रू शो होती है। इसी तरह x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और -2 और y की जगह 1 तो 2 आ जाएगा, यानी कि 10 - 2 8 होता है, ये भी ट्रू शो हो जाता है। इसका मतलब जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं x और y की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम उन्हें सोल्यूशन सेट के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो लास्ट में हम एक सोल्यूशन सेट बना लेंगे इस तरह से, सोल्यूशन सेट, और उसके अंदर जो है इस ऑर्डर पेयर को जो है वो लिख देंगे। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट फॉर अ स्कूल फंड रेजर, ठीक है। कस्टमर्स कैन बाय स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस एंड लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस। यानी कि कासिम और फरजाना जो हैं वो स्कूल के मतलब स्कूल में एक फंड रेजर की खातिर जो है वो सेल कर रहे हैं फ्रूट्स को। उन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, स्मॉल बॉक्सेस भी बनाए हुए हैं ऑरेंजेस के, और लार्ज बॉक्सेस भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वेरिएबल से, और जो वाई है वो लार्ज जो बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज है उनके लिए है, ठीक है। अब कासिम जो है, कासिम एक पर्सन है जो कि सोल्ड कर रहे हैं 3 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस एंड 14 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और उनको जो टोटल अर्निंग होती है फॉर अ टोटल ऑफ ₹203। यानी अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताऊं तो यूं कहूँगा कि कासिम के लिए जो इक्वेशन बनेगी, उन्होंने चूँकि 3 सोल्ड किए हैं स्मॉल बॉक्सेस, तो 3 टाइम एक्स हो जाएगा, चूँकि एक्स एक स्मॉल बॉक्स की प्राइस है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं। तो 3 टाइम एक्स, 3 स्मॉल बॉक्सेस की प्राइस कॉस्ट होगी समझ लो। और वाई जो है वो लार्ज बॉक्सेस की है, और उसने चूँकि कासिम ने 14 सेल किए हैं तो 14 टाइम वाई। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि रुपीज़ है कितनी, 203। तो ये कासिम के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको हम अगर देखें तो वो इक्वेशन 1 शो कर रही है, ठीक है। अब इसी तरह अगर फरजाना के हवाले से बात करें तो फरजाना सोल्ड 11 स्मॉल बॉक्सेस एंड small boxes of oranges and 11 large boxes of oranges for a total of ₹220। यानी फरजाना जो है उन्होंने स्मॉल बॉक्सेस जो हैं 11 से सेल किए हैं, सोल्ड किए हैं, और 11 ही लार्ज बॉक्सेस भी सोल्ड किए हैं, ठीक है। इस तरह से उन दोनों को सोल्ड करके उनको जो टोटल रुपीज़ मिले हैं वो 220 मिले हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगर हम देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है फरजाना के हवाले से है, ठीक है, उन्होंने जो सेल की है उसके हवाले से है। अब फाइंड क्या करना है हमने, कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ स्मॉल बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 1 लार्ज बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। मतलब कि आपने लार्ज और स्मॉल दोनों बॉक्सेस की जो कॉस्ट है, एक कॉस्ट मतलब एक ऑरेंज बॉक्स स्मॉल बॉक्स कितने का होगा और लार्ज बॉक्स कितने का होगा, वो हमने बताना है, ठीक है। अब उसके लिए हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि चलें इनको मैं एक तो यहाँ से अलग कर लेता हूँ और स्क्रीन पर अलग से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। अब इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं,
जैसे अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है। हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो पहले x के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 3 एंड 11, फिर y के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 14 एंड 11, ठीक है, और मैट्रिक्स क्लोज कर लेते हैं। फिर इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं, वेरिएबल x एंड y आएगा इसमें, और इसको हम इक्वल टू लिख देते हैं जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है 203 इसमें है और 220 आ रहा है, ठीक है। अब आप जानते हैं जैसे ऊपर हमने सिंप्लीफाई किया था कि ये ए मैट्रिक्स है, ये x है और ये इक्वल है b के, ठीक है। मैं यहाँ पर क्रैमर्स रूल जो है क्रैमर्स रूल यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हम ए का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ पे उसको इस तरह की जो ब्रैकेट्स यानी जो वर्टिकल ब्रैकेट है उनमें पुट करेंगे, ठीक है। अब इनको एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 आ जाएगा। इनका डिफरेंस लेते हैं, 14 जो है 11 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 14 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप चलें इसको एक और काम भी कर सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है इस तरह लिख दें, और 11 मल्टीप्लाई बाय 14 आ रहा है इसको इस तरह लिख दें। अब इसमें आप ये करेंगे, देखें 11 दोनों टर्म्स में कॉमन है, अगर आप इधर से कॉमन लें तो ये फर्स्ट टर्म में x 3 इसका फैक्टर रह जाएगा और सेकंड में 14, यानी 3 माइनस 14 आ जाएगा, और 11 इंटू 3 माइनस 14 माइनस 11 होता है, यानी कि 11 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 121 आता है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब कि ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम सोल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि हम जो क्रैमर्स रूल है उसके मुताबिक जो फार्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। अब क्रैमर्स रूल जो है उसके हिसाब से क्या फार्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल ये बात हम जानते हैं कि जो x होगा वेरिएबल वो किसके बराबर होगा, वो ए एक्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम सेपरेट कर लेते हैं, इसकी वर्किंग भी साथ साथ करेंगे। और जो y वेरिएबल है वो किसके बराबर होगा, ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, यहाँ पे ए वाई आएगा, y मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, ठीक है जी। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनता है कि आपने ए मैट्रिक्स में जो बनाया उसमें x के जो कोफिशिएंट है वो ना लिखें x वेरिएबल के, यानी 3 और 11 की जगह आप 203 एंड 220 लिखें, और बाकी 11 एंड 14 आप एज इट इज़ रहने दें। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे जी। तो हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट की जगह b मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख देते हैं 203 एंड 220, और y के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो 203 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा 2233, और 220 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 3080 आएगा, और इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस आएगा -847, इसको हम -121 जो कि ए डिटर्मिनेंट है इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 7, ठीक है। इसी तरीके से जब हम y के हवाले से बात करते हैं, ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में x के कोफिशिएंट जो है वो 3 और 11 ही रहेंगे, जो कि ओरिजिनल ए में x के कोफिशिएंट थे, और जो b के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट है उनमें b के एलिमेंट आ गए, यानी 203 और 220, और डिटर्मिनेंट वही है 121 माइनस का। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 220 जो होता है 660 होता है, और 11 इंटू 203 वो होता है 2233। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, या था -1573, और इसको -121 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। तो इसी के से जो नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 7 है, और नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस जो हैं वो 13 है। मतलब इस तरीके आप ये समझ लें कि जो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, ये चूँकि कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ जो स्मॉल बॉक्सेस है वो 7 रुपीज़ हैं, और जो लार्ज बॉक्सेस है उसकी एक बॉक्स की जो प्राइस है वो 13 रुपीज़ है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी अगर प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ हम ये बात फिर लिख देंगे कि कॉस्ट जो होगी 1 स्मॉल बॉक्स की, ये स्टेटमेंट लिख के वो आएगी ₹7, ठीक है, और जो कॉस्ट होगी 1 लार्ज बॉक्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी आ रही थी, वो ₹13 आ रही थी, ठीक है। इसको आप फिर नीट करके लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो हम मैट्रिक्स की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं।